नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे बड़ा मुद्दा। मैं हूं कुंदन जम्यार। आज हम चर्चा करेंगे कि आखिर सिर्फ वोट बैंक के लिए देश की सुरक्षा को ताक पर रखकर तुष्टीकरण की सियासत कहां तक जायज है। सवालों के घेरे में एक बार फिर अखिलेश यादव हैं, जिन्होंने लखनऊ से आतंकियों की गिरफ्तारी पर पुलिस और एटीएस पर सवाल खड़े किए थे और यहां तक कहा था कि उन्हें उत्तर प्रदेश की पुलिस पर भरोसा नहीं है। लेकिन अब अखिलेश यादव के कार्यकाल का काला चिट्ठा भी सामने आ रहा है, जिसमें वाराणसी ब्लास्ट के आरोपियों से केस वापस लेने के पूरे सबूत हैं। ये दस्तावेज बता रहे हैं कि आखिर कैसे आतंकियों से केस वापस लिए गए और फिर उन्हें जेल से आजाद करने की पूरी कोशिश की गई। ऐसे में कुछ सवाल अखिलेश यादव से भी हैं। सवाल नंबर 1 आपके सामने रखते हैं, बतौर सीएम भी अखिलेश को क्या पुलिस पर भरोसा नहीं था? सवाल नंबर 2, क्या अपनी आदत से मजबूर हैं अखिलेश यादव? सवाल नंबर 3, आतंकियों से केस क्यों लिए गए थे वापस? क्या ऐसा था कि आतंकियों से केस वापस लिए गए थे? पुलिस अधिकारियों पर क्यों दर्ज कराए गए मुकदमे? सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 5 भी आपके सामने रखते हैं, क्या तुष्टीकरण की समाजवादी सियासत इसके पीछे है? इन्हीं सवालों पर आज चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। यूपी पुलिस और यूपी एटीएस पर सवाल उठाकर अखिलेश यादव पहले से ही विरोधियों के निशाने पर हैं, लेकिन अब उनके कार्यकाल का काला चिट्ठा भी सामने आ गया है। अखिलेश सरकार ने 2013 में वाराणसी सीरियल ब्लास्ट के आरोपियों से केस वापस लिए थे। दस्तावेजों के मुताबिक अखिलेश सरकार ने 2013 में 7 जिलों में आतंकियों पर दर्ज 14 मुकदमे वापस लिए थे। सरकार इन आतंकियों को जेल से रिहा करने के अभियान में भी जुटी थी। जिन आतंकियों से केस वापस लिए गए थे, उनमें से वाराणसी में 1, गोरखपुर में 1, लखनऊ में 8, कानपुर नगर में 3, रामपुर और बाराबंकी में 1-1 आतंकियों से केस वापस लिए गए थे। अखिलेश सरकार के इस फैसले पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी उन्हें फटकार लगाई थी। वहीं तत्कालीन अधिकारियों ने भी तत्कालीन अखिलेश सरकार पर सवाल उठाए हैं। 18 मई 2013 बाराबंकी में आतंकवादी खालिद मुजाहिद की लू लगने से मौत हुई थी और उससे इतने बौखलाए उसकी मौत पर मेरे खिलाफ, मैं डायरेक्टर जनरल सिविल डिफेंस था, विक्रम सिंह रिटायर्ड डीजीपी थे, हमारे 2 एसपी मनोज झा, यश आनंद सहित इंटेलिजेंस ब्यूरो के अधिकारियों के खिलाफ भी इन्होंने हत्या का मुकदमा बाराबंकी कोतवाली में अपने जी ने कायम किया। विरोधी भी इस मुद्दे पर अखिलेश सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं। श्री अखिलेश यादव जी तो ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में उनको याद किया जाता है कि वो आतंकवादियों के मुकदमे भी वापस लेने का काम कर रहे थे। उच्च न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद वह कार्रवाई रुकी थी। तो इस तरह का बयान देने का नैतिक अधिकार श्री अखिलेश जी हों या अन्य कोई हो, उनको नहीं है। सवाल ये भी है कि यूपी पुलिस को बीजेपी की पुलिस बताने वाले अखिलेश यादव को क्या अपने कार्यकाल में भी पुलिस पर भरोसा नहीं था? जिन पुलिस अधिकारियों ने जान पर खेलकर आतंकियों को दबोचा था, उन्हीं के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराना कहां तक जायज है? टीम न्यूज़ स्टेट। तो आतंकवादियों पर जो बयान अखिलेश यादव ने दिया है, उसमें चौतरफा वो घिरते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि पुराना इतिहास भी सामने आया है और उनकी आदत को बयां भी कर रहा है। इस मसले पर बृजलाल, पूर्व डीजीपी, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हालांकि अब एक पार्टी के सदस्य हैं। अशोक पांडे जी हमारे साथ प्रवक्ता बीजेपी के मौजूद हैं। अंशु अवस्थी हमारे साथ प्रवक्ता कांग्रेस के मौजूद हैं। कपिल श्रीवास्तव नेता समाजवादी पार्टी के मौजूद हैं और अविनाश सिंह लखनऊ से हमारे संवाददाता भी जुड़ेंगे। लेकिन बृजलाल जी, सबसे पहला सवाल आपसे, मैं चाहूँगा कि पूर्व डीजीपी के तौर पर ही आप हमारे साथ चर्चा में जुड़े रहें। मेरा सवाल ये है कि सर, आप पर मुकदमा दर्ज किया गया था जी, क्या वजह थी कि आप जैसे अधिकारी और आप जैसे इंटेलिजेंस के जो बाकी अधिकारी कर्मचारी थे, ऐसे 44 से 46 लोग थे जिस पर मुकदमा दर्ज किया गया था, क्या वजह थी उसके पीछे? ऐसा है कि 23 नवंबर 2007 को लखनऊ, फैजाबाद, वाराणसी कचहरी में ब्लास्ट हुए थे और एक ऐसी घटना थी जब आतंकवादियों ने पहली बार ईमेल भेजा था इंडियन मुजाहिदीन ने और उन्होंने कहा था मीडिया हाउस को कि ये मैं करने जा रहा हूँ, बचा सको तो बचा लो। एक आतंकवादी वलीउल्लाह था दशा समेत घाट का ब्लास्ट में 2006 के, वो यहाँ हाई कोर्ट में पेशी के लिए आया था।
कुछ वकीलों ने मारपीट कर दी थी। उस ईमेल में ये भी लिखा गया था क्योंकि हमारे मुजाहिद को पीटा है वकील मारेंगे। और उस घटना में 15 लोग मारे गए थे जिसमें काफ़ी हद तक वकील थे। जब ये घटना आई और उसमें उन्होंने और घटनाओं का किया कि हम कर रहे हैं इंडियन ग्रोन आतंकवादी, और उसके बाद हम लोगों ने खालिद मुजाहिद, तारिक कासमी आजमगढ़ का था, ये यहाँ का, उनको गिरफ्तार किया। 12 से गिरफ्तारी हुई, चार्जशीट लगी। जैसे ही अखिलेश जी की सरकार आती है, इनका एजेंडा था कि जैसे आएंगे तैसे हम निर्दोष मुसलमानों के मुकदमे वापस लेंगे। हाई कोर्ट ने कहा कि आप कौन हो तो डिसाइड करने वाले। अरे जब चार्जशीट लग गई तो उसको अदालत डिसाइड करेगी। ठीक है। बाराबंकी का केस इन्होंने वापस लिया, खालिद मुजाहिद, तारिक कासमी का। वहाँ की एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज कल्पना मिश्रा ने इसको वापस नहीं होने दिया। ट्रायल हुआ और खालिद मुजाहिद 18 मई 2013 को फैजाबाद से आते हुए लू लगने से बाराबंकी में मर गया। और मैं उस समय डीजी सिविल डिफेंस था। ठीक है। अखिलेश यादव ने कहा ब्रजलाल थे, इन्होंने गिरफ्तारी कराई थी तो साहब इसको तो मार दिया। और मेरे खिलाफ, और मेरे समय में डीजी विक्रम सिंह, मैं तो सर्विंग था, मेरे 2 एसपी यस आनंद, मनोज झा, डीएसपी 42 और इंटेलिजेंस ब्यूरो, सबके ऊपर हत्या का प्रयास का और षड्यंत्र का मुकदमा कायम किया। अखिलेश यादव ने जेल भेजना चाहा, एविडेंस था नहीं, सीबीआई को दे दिया। सीबीआई ने भी लौटा दिया 1 महीने के बाद। उसके बाद सीबीसीआईडी को दिया। और जब योगी आदित्यनाथ की सरकार मार्च 17 में आई है, तब जाकर जुलाई 2017 में हम लोग मर्डर के उस आरोप से मुक्त किए थे। क्यों पर्पज था इनका? पर्पज ये था ब्रजलाल को जेल भेज दो क्योंकि ये एटीएस चीफ था। नहीं तो ब्रजलाल जी मैं ये जानना चाहता हूँ, अब ये तो पूरी कहानी आपने बता दी। 14 के इलेक्शन में मुसलमान एकमुश्त वोट समाजवादी पार्टी को दे देंगे, ये इनका मकसद था। ब्रजलाल जी सफल नहीं हुए और आतंकवादियों के साथ आज ये खुलेआम खड़े हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं, 3 लाख की फोर्स के मुख्यमंत्री कमांडर होता है और उसके खिलाफ ये कहना। ब्रजलाल जी सुन पा रहे हैं मुझे? आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं जिन आतंकवादियों पर वाराणसी में 18 से 20 लोगों को मारने का आरोप था, उसकी मौत से ज़्यादा व्यथित हो गया अखिलेश यादव, इसलिए आप पर और आप जैसे कई अफसरों पर हत्या और हत्या के प्रयास जैसे मुकदमे लाद दिए गए बिना एविडेंस के, बिना किसी सबूत के। बिल्कुल, इससे इन्होंने एक मैसेज दिया कि ये जो आतंकवादी हैं इनकी तरफ देखना नहीं। एक जब सर्विंग डीजी पर मुकदमा होगा, रिटायर्ड डीजी पर मुकदमा हुआ पहली बार, सर्विंग डीजी पर, और तब ये मैसेज दे दिया इन्होंने एसटीएफ एटीएस को, आतंकवादियों की तरफ झांकना भी नहीं। ठीक है। और 12 से 17 में इनकी सरकार रही, दिल्ली ले जाती थी अलकायदा के आतंकवादी, एनआईए ले जाती थी, लेकिन इनके कार्यकाल में फले फूले। और जब इलेक्शन चल रहा था उस दौरान अलकायदा के सफीउल्लाह का एनकाउंटर हुआ। बिल्कुल, उत्तर प्रदेश में कोई गिरफ्तारी नहीं होती थी, उत्तर प्रदेश में आतंकवादी पकड़े नहीं जाते थे। हालांकि सैफुल्लाह का एक अलग मामला है। हमारे साथ कपिल श्रीवास्तव जी मौजूद है। कपिल श्रीवास्तव साहब जी हाँ, ब्रजलाल जी जो कह रहे हैं ये बताने के लिए बहुत हद तक काफ़ी है कि आपके जो पूर्व मुख्यमंत्री और आपके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उन्हें लोगों की जान की परवाह नहीं है। एक आतंकवादी जिसका सिर्फ धर्म मुस्लिम है, उससे बचाने के लिए उसकी मौत पर वो इतने व्यथित हो गए कि अपने जांबाज पुलिस अफसर सर्विंग डीजी पर भी हत्या का मुकदमा दर्ज करवा दिया। ये क्या जायज था? कुंदन भाई, सबसे पहली चीज तो आपसे मैं एक निवेदन करूंगा कि दोनों पक्ष की सुने बगैर आपने ये डिसीजन कैसे ले लिया? कम से कम अगर आपने मुझको बैठाया है तो मुझे सुन लिया होता, फिर ये बात कही होती। नहीं, मैं तो बहुत खुश हूँ कि आज ब्रजलाल साहब मेरे सामने हैं और मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ कि आपने ये क्यों कहा कि आप पूर्व डीजीपी
जब ये भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं राज्यसभा के, तो क्या आप इनको उससे हटा देंगे? भारतीय जनता पार्टी की जो सेवा ये कर रहे हैं, क्या उसके आप पीछे का आवरण हटा देंगे? और मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ कपिल श्रीवास्तव साहब, ब्रिजलाल साहब, कपिल श्रीवास्तव साहब, कि आप अगर ठीक है, आपके मुझ पर ऊपर सवाल उठाइए, आप रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा। कपिल श्रीवास्तव साहब, गलत अगर मुकदमा हुआ था, कपिल श्रीवास्तव साहब, आपने अपने विधिक अधिकारों का प्रयोग क्यों नहीं किया? आप माननीय न्यायालय के शरण में क्यों नहीं गए? आप एफआईआर क्वैश करने की आपने एप्लीकेशन क्यों नहीं लगाई? और मुझे आपको 321 सीआरपीसी नहीं पढ़ानी है, क्योंकि आप पूर्व डीजीपी रहे हैं। आप 321 सीआरपीसी को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि अभियोजन पक्ष कब और कैसे मुकदमा वापस ले सकता है, लेकिन इसमें माननीय न्यायालय की सहमति जरूरी होती है। जो मुकदमे वापस हुए, माननीय न्यायालय ने स्वयं साक्ष्यों का परिशीलन किया और उन्होंने दोष मुक्ति दी थी। इस बात को भी बताइए, 321 सीआरपीसी का सब क्लास 1, सब क्लास 2 और सब क्लास 3, क्या मुझे आपको बताना पड़ेगा कि किस तरीके से प्रक्रिया होती है? नहीं कपिल श्रीवास्तव साहब, मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ, अपने ऊपर 302 कपिल श्रीवास्तव साहब, कपिल श्रीवास्तव साहब, नॉन स्टॉप मत बोलिए, नॉन स्टॉप बोलने की इजाजत नहीं दूंगा मैं। वक्त कब रहता है चर्चा के लिए? कपिल श्रीवास्तव साहब करते हैं, कपिल श्रीवास्तव साहब स्मार्टली एक्ट मत कीजिए, वक्त कम रहता है, मुद्दों पे बात कीजिए। मेरा सवाल ये है कि क्या 7 जिलों में 14 आतंकवादियों 14 केस वापस लेने की अर्जी नहीं लगाई थी आपकी सरकार ने? क्या ब्रिजलाल पर मुकदमा दर्ज नहीं हुआ था? हमने जो चीज विधिक चीजें कही है उस पर वो सफाई दें। क्या मैं ये कह रहा हूं कि ब्रिजलाल साहब अपने विधिक अधिकारों का प्रयोग करने के लिए एफआईआर क्वैश करने क्यों नहीं गए? माननीय न्यायालय का शरण क्यों नहीं लिए? अगर ये बहुत मासूम थे तो छूट ब्रिजलाल जी जवाब दे दीजिए, लेकिन ब्रिजलाल जी जवाब दे दीजिए। कहा गया भारतीय जनता पार्टी ने इनको सेवा का अवसर दिया है। ऐसा है, राज्यसभा के सांसद हैं, ये खाली हवा में बोल रहे हैं, लगा रहे हैं। और जो मैं बोल रहा हूँ अब ये भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सजा हमने नहीं दिया है, न्यायालय ने दिया है। जो अखिलेश यादव ने मुकदमा वापस लिया, क्या बोलिएगा ब्रिजलाल साहब? आप क्या बोलेंगे? आप मुझे बताइए, आप मुझे बताइए, डीके बसु वर्सेस स्टेट ऑफ बंगाल AIR 1997 और देंगे सुप्रीम कोर्ट रिपोर्टर 610 पढ़ लीजिए, उसमें स्पष्ट कहा गया है कि किस तरीके से अगर कोई पुलिस अभिरक्षा में मृत्यु होती है, उसके 24 घंटे के अंदर आपको राज्य मानवाधिकार, आपको राष्ट्रीय मानवाधिकार में सूचना देनी होती है, और आपने नहीं दिया था। आपकी पुलिस ने नहीं दिया था। जैसे ही माननीय सीआरपीसी कपिल श्रीवास्तव साहब, 94 कपिल श्रीवास्तव साहब, क्या न्यायिक अभिरक्षा में और लोगों की मौत नहीं हुई? एक आतंकवादी की मौत जो कि एक मुस्लिम था, उससे इतने व्यथित हो गए अखिलेश यादव। बीजेपी साहब से कहिए, भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा के सांसद साहब से कहिए, मेरे प्रश्नों का जवाब दे, मुझे निरुत्तर नहीं करे, मुझे अंशु अवस्थी, ठीक है, आरोप लगा रहे हैं कि इन्होंने कानून, ठीक है, एक एक करके कपिल श्रीवास्तव साहब, कपिल श्रीवास्तव साहब, और मेरा कपिल श्रीवास्तव साहब थोड़ा इंतजार कीजिए ना, दोबारा होगा। ब्रिजलाल जी को भी सुन लीजिए। इसको न्यायालय में नहीं, मैं सर्विंग डीजी था, और मैं सर्विंग डीजी था, रिटायर होने वाला था, और अगर मैं इस टाइप की चीजें करता तो हमारे ऊपर और तमाम फर्जी मुकदमे अखिलेश यादव लादने से नहीं चूकते। इस आदमी ने डीजीपी हटने के बाद में डीजी सीआरपीएफ हुआ, मुझे नहीं जाने दिया गया। क्यों नहीं जाने दिया गया? ब्रिजलाल डीजी सीआरपीएफ रहेगा, 14 के इलेक्शन में सीआरपीएफ आएगी, ठीक है, और ये सब कुछ होता रहा, नहीं कर पाएंगे। चलिए हम एक पॉइंट पर रहते हैं ना, इससे अगर बहुत पॉइंट पर यादव की वजह से चर्चा करेंगे तो वक्त बहुत कम रह जाएगा। अंशु अवस्थी साहब, जो अखिलेश यादव की सरकार आने के बाद आतंकवादियों से मुकदमे वापस लेने की कवायद शुरू की गई थी, क्या वो सही था? और ये क्या बताता है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस ने जो कार्रवाई की, जांच पड़ताल की, आतंकवादियों को पकड़ा, उन्हें ट्रायल तक ले गए, कोर्ट के सामने पेश किया, और ऐसे आतंकवादियों को छोड़ने की जो कवायद शुरू की गई थी अखिलेश यादव की तरफ से, क्या उस फैसले के साथ कांग्रेस है? कुंदन जी, देखिए, आपका चैनल बहुत ही प्रतिष्ठित है, सम्मानित है, और प्रदेश के करोड़ों लोग आपके चैनल को देखते हैं। आपकी डिबेट हमेशा महत्वपूर्ण रहती है। मैं एक अनुरोध करूंगा आपसे
कि श्री ब्रजलाल भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी हैं, राज्यसभा सदस्य भी हैं, इसलिए सिर्फ उनका पूर्व डीजीपी लिखना मुझे लगता है आपकी चैनल पर शोभा नहीं देता। नहीं। अगर उनके नाम के साथ करेक्शन कर दिया जाए तो उचित होगा, ये पहली बात है। ये मेरा अनुरोध है आपसे, बाकी आपकी इच्छा और दर्शक सब देख ही रहे हैं। दूसरा, उत्तर प्रदेश में बहुत सारे मुद्दे हैं। अवस्थी साहब, कल जो रिकॉर्डिंग शो चलेगा 8:30 बजे, फिर देख लीजिए आप। मैंने जोड़ा था, जो आप कह रहे हैं मैंने जोड़ा था रिटर्न में, चूंकि एक डीजी के तौर पर उन्होंने जो काम किया और क्या क्या झेला उन्होंने, ये हम दर्शकों के सामने रखना चाहते हैं, इसलिए उसके साथ हम रख रहे हैं। पूर्व डीजीपी लिख रहे हैं, अदरवाइज सबको पता है, दुनिया को पता है ब्रजलाल कौन है। वो राज्यसभा सदस्य नहीं, दुनिया को पता है। जो उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, जो दर्शक, उन्हें पता है ब्रजलाल कौन है। बीजेपी के मेंबर ऑफ इतने मासूम थे तो इन्होंने अपने विधिक अधिकारों से इनको कौन रोका था? इन्होंने अपने विधिक अधिकारों का प्रयोग क्यों नहीं किया? दर्शकों को सही वस्तुस्थिति अवगत होना चाहिए। अंशु अवस्थी, मेरे मूल सवाल का जवाब आपने नहीं दिया। अखिलेश यादव ने जो आतंकवादियों से मुकदमे वापस लेने की पहल की थी, क्या इसके साथ कांग्रेस है? भटकिए के मत, क्योंकि मेरे पास बहुत वक्त कम है चर्चा के लिए। देखिए, मैंने पहले ही कहा कि अगर आतंकवाद को सबसे ज्यादा अगर कोई प्रभावित हुआ है आतंकवाद से तो वो कांग्रेस पार्टी हुई है। हमने अपने दो पूर्व प्रधानमंत्री अखिलेश यादव के फैसले के साथ कांग्रेस है या नहीं की जान गंवाने की काम की। अखिलेश यादव ने फैसला लिया था कि उसका समर्थन कांग्रेस करती है। और जो भी सवाल ये है कि न्याय होना चाहिए। सीधा सा सवाल पूछा, सीधा सा जवाब दीजिए। हर व्यक्ति को अपनी बात रखने का अधिकार है, लेकिन उत्तर प्रदेश में सच्चाई ये है कि चुनाव। कपिल श्रीवास्तव, ठीक है, अंशु अवस्थी आप जवाब नहीं देंगे। कपिल श्रीवास्तव साहब, क्या जब आपकी सरकार थी तब अखिलेश यादव पुलिस पर भरोसा करते थे? ये उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी बहुत है। श्रीवास्तव साहब, सीधा सा सवाल, सीधा सा जवाब उम्मीद करता हूं मैं आपसे। लगातार धरने पर बैठे हुए हैं, मुझसे पूछ रहे हैं कुछ? नहीं। बिल्कुल, लेकिन हमें अवसर दें। अंशुल भाई, मैं कहता हूं, देखिए, बहुत सीधी सी बात यह है कि ब्रजलाल साहब को अपने लीगल राइट्स को अप्लाई करना चाहिए था। इन्होंने अगर ये मासूम थे तो इनको इलाहाबाद हाई कोर्ट जाकर के एफआईआर दर्ज करने की। कपिल श्रीवास्तव साहब, मैंने सवाल पूछा, सीधा सा सवाल पूछा, क्या अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री थे उन्हें पुलिस पर भरोसा था? अशोक पांडे साहब भी जुड़ गए। पांडे साहब, मैं आपको चर्चा में जोड़ नहीं पाया। पांडे साहब, इतना बता दीजिए कि अभी तो पुलिस पर भरोसा नहीं है, क्या अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री थे तब उनको भरोसा रहा होगा कि न्यायिक जांच के बाद ब्रजलाल पर जो कार्रवाई हुई उससे तो लगता नहीं है कि भरोसा रहा होगा। जल्दी से अशोक पांडे साहब। देखिए, आपको बता दें, सुनिए कपिल जी, ये भारतीय जनता पार्टी अखिलेश यादव का हाथ एकदम आतंकियों और ये पुरानी एक अच्छी लोकप्रिय सरकार को बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं, क्योंकि अनुसूचित वर्ग आयोग के अध्यक्ष बनाए गए हैं, जिनको फायदे वाली पोस्ट दी गई है, ये राज्यसभा के सांसद बनाए गए हैं, इसलिए अपनी मासूम बन रहे हैं, जबकि मुख्य व्यक्ति यही थे, ये छुपने की कोशिश कर रहे हैं। उनसे पूछिएगा, अखिलेश यादव जी नहीं कहा ये हो ही नहीं सकते, मुकदमा अभी लखनऊ में डीएसपी की गिरफ्तारी साहब का ये बात कर रहे हैं। ब्रजलाल जी, मुझे एक चीज जल्दी से बता दीजिए, अखिलेश यादव ने कुछ बड़ी चूक की है, प्रशासनिक तौर पर बड़ी चूक की है, क्या उसी का खामियाजा अखिलेश यादव को भुगतना पड़ा? अब मैं बतौर राज्यसभा सांसद, बीजेपी के राज्यसभा सांसद आपसे सवाल पूछ रहा हूं कि क्या उसी का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है कि अखिलेश यादव विपक्ष में बैठे हैं आतंकवादियों का साथ देने के लिए, वोट बैंक की राजनीति करने की वजह से? सुप्रीम कोर्ट की फाइंडिंग रही है, ब्रजलाल जी और साथ ही साथ राज्य बनाम श्याम सुंदर त्रिवेदी में पुलिस के ऊपर क्या कहा गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, ब्रजलाल जी जवाब दीजिए। आवाज कुछ कम आ रही है। ब्रजलाल जी, मैं इतना कहना चाह रहा हूँ। जी, मैं सुन रहा हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ जी, हमारे साथी जो बैठे हैं पैनल में, कई लोग कुतर्क कर रहे हैं, मैं क्यों नहीं गया ह्यूमन राइट में, इसमें क्यों नहीं गया। मैं उस समय एक डिसिप्लिन्ड अधिकारी था जिस पर तमाम चीज़ें लागू होती हैं, और आज मैं कहूँगा अखिलेश यादव ने जो पुलिस पर उंगली उठाई है, इनको पुलिस वालों से माफ़ी मांगनी चाहिए। ये हमारे बहादुर जवान चूँकि सर्विस कंडीशन से जुड़े हुए हैं, पूछिए कि न्यायिक जांच के बाद राजनीतिक व्यक्ति से माफी मांगने की मांग नहीं कर सकते। इनको माफी मांगना चाहिए कि इन्होंने 3 लाख की पुलिस फोर्स का अपमान किया है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का। शुक्रिया कपिल श्रीवास्तव जी, बहुत बहुत शुक्रिया। पांडे साहब, मैं रोक रहा हूँ, इतना ही वक्त था, मजबूरी है मेरे लिए।
तो कुल मिलाकर के अखिलेश यादव को अभी भी पुलिस पर भरोसा नहीं है। जब वो मुख्यमंत्री थे और बृजलाल और ऐसे कई अधिकारियों पर जो कार्रवाई की, एक आतंकवादी की मौत पर, लू लगने से मौत पर, उससे लगता है कि जब वो मुख्यमंत्री थे तब भी उन्हें पुलिस पर भरोसा नहीं रहा होगा। उसके पीछे की वजह वोट बैंक की राजनीति कही जा सकती है। सबसे बड़ा मुद्दा कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए न्यूज स्टेट के साथ।